नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। यह वीडियो कक्षा 12th की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्यखंड में संकलित महाकवि जयसी पर केंद्रित है। इस विषय पर यह मेरा प्रथम वीडियो है जो मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय पर केंद्रित रहने वाला है। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास में हमें भक्ति काल में सूफी काव्यधारा, जिसे कि हम प्रेम मार्गी काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उसमें हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। उनके बारे में बहुत सी प्रामाणिक जानकारियां परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आइएगा उसके ऊपर प्रामाणिक सोर्स एनसीईआरटी का क्या कहना है, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है, उसे हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, एनसीईआरटी ने जन्म संवत दे रखा है 1492 और 1542 ईस्वी। ये मलिक मोहम्मद जायसी की समय सीमा है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे, इसी कारण वो जायसी कहलाए। मलिक मोहम्मद जायसी, तो जो जायसी नाम है वो उनके निवास स्थान के कारण उनके साथ जुड़ा गया है। इनके गुरु के नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जीवन परिचय में हमें ध्यान रखना है। सैयद अशरफ और शेख बुरहान, इन दो गुरुओं का उल्लेख जायसी ने स्वयं किया है। इनकी पहचान किस रूप में दिखाई देती है, तो जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध काव्य है वो पद्मावत है, जो प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि इसकी कथा का आधार क्या है, तो इसकी कथा पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम की कथा है। जायसी ने इस प्रेमिक काव्य को, जो लौकिक कथा का वर्णन किया है, वो इस प्रकार किया है कि इसमें अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास भी होने लगता है, जिसे विद्वानों ने लौकिक से अलौकिक की ओर गमन और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर गमन भी कहा है। आगे देखते हैं। ये देखिएगा आप, फारसी की मसनवी शैली में ये रचित है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी ने पद्मावत को फारसी की मसनवी शैली में लिखा है, उसी बात को एनसीईआरटी भी कोट करती है। इस काव्य की कथा जो है वो सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है। जिस तरह से हम रामचरितमानस को 7 कांडों या अध्यायों में बांटकर देखते हैं, उस तरह से जो महाकाव्य है पद्मावत, उसकी कथा सर्गों और अध्यायों में बटी हुई नहीं है। आगे ध्यान देने वाली बात है कि जायसी ने इस काव्य रचना के लिए कौन सी शैली अपनाई, तो इस पर ध्यान दें आप। इसके लिए जायसी ने दोहा और चौपाई शैली अपनाई है। ये जो शैली है ये नाथों से चलती हुई प्रेम काव्यधारा, जिसे कि भक्ति काल में हम सूफी काव्यधारा कहते हैं, वहां तक आई है। ये रामचरितमानस का पूर्वगामी ग्रंथ है, क्योंकि इसकी रचना लगभग 1540 ईस्वी के आसपास मानी गई है। भाषा पर ध्यान देते हैं कि जायसी की जो रचना है पद्मावत, इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा ठेठ अवधी है, यानी ग्रामीण अवधी। रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है, किंतु दोनों में अंतर क्या है कि रामचरितमानस की भाषा जो अवधी है वो साहित्यिक अवधी है, परिमार्जित और परिष्कृत अवधि है, जबकि
जायसी की जो पद्मावत की भाषा है वो ठेठ होती है, रामचरितमानस की प्रामाणिक साहित्यिक अवधि है। आगे ध्यान देते हैं, जायसी की कविता का आधार क्या है। तो जायसी की कविता का आधार है लोक जीवन का व्यापक अनुभव। देखिए आप, कितनी खूबसूरत खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारियां सारगर्भित रूप में एनसीईआरटी में डाली हुई है। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो बेहद और बेहद काम की है, क्योंकि इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है, जो कि उनकी उपमाओं में, रूपक में, लोकोक्तियों में, मुहावरों में, और आप देखें तो पूरी काव्य भाषा में ही वो प्रभाव दिखाई देता है। अब बात करते हैं जायसी की प्रमुख कृतियों के बारे में कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान दें, इनकी 3 रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पद्मावत पहली, अखरावट दूसरी, और तीसरी है आखिरी कलाम। और इन तीनों में भी जायसी की प्रसिद्धि का जो प्रमुख आधार है वो पद्मावत है। तो इस तरीके से हम जायसी के बारे में एनसीईआरटी में जो कहा गया है उसे हमने देखा है। अब जो कुछ थोड़ी बहुत बातें छूट जाती है उसे भी हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देना, मैं अधिक अनावश्यक बात पर नहीं रहूंगा, आप टॉपिक पे ध्यान दें कि जायसी के बारे में हमने बहुत कुछ, लगभग सारा यहां देख लिया है। कुछ बातें आप याद रखना कि इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। उसमें 57 खंड है, यानी कि पार्ट है, टुकड़े तो नहीं है पर घटनाओं के आधार पर उन्होंने नामकरण किए हुए हैं। तो इस तरह से हम यदि उसे गिनते हैं तो 57 खंड दिखाई देते हैं। यह रचना एक तरीके से दुखांतक काव्य है, यानी इसका अंत जो होता है वो दुखपूर्ण होता है, ट्रेजिडिक। अवधी भाषा का यह प्रथम महाकाव्य है और इस समय जो शाह वक्त है वो शेरशाह सूरी है। इसमें विरह वर्णन के लिए 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मासा क्या किसे कहते हैं? तो 12 मासा काव्य की एक पद्धति है जिसमें वियोग व्यथा का चित्रण वर्ष के 12 महीनों में किया जाता है कि नायक व नायिका, सामान्यतः नायिका का वियोग वर्णन किस तरह से प्रति माह में चित्रित किया गया है। वो जो पद्धति है वियोग वर्णन की 12 महीनों में, वो 12 मासा कहलाती है। जबकि यदि हमें नायिका व नायक का संयोग चित्रित करना है तो साहित्य या काव्यशास्त्रीय भाषा में उसे षट ऋतु वर्णन के रूप में चित्रित किया जाता है। जो पद्मावत रचना है, इसके जो प्रसिद्ध खंड है, उन प्रसिद्ध खंडों का यदि हम जिक्र करें तो मानसरोवर खंड है, नक्षिक वर्णन खंड है, सिंगल द्वीप वर्णन खंड है, और सबसे महत्वपूर्ण है नागमती वियोग खंड। नागमती विरह वर्णन जो है वो अत्यंत मार्मिक है और ये अधिकांश एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है। नागमती के वियोग वर्णन को जायसी ने इस तरह से उकेरा है कि इसके माध्यम से हमारे सामने मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता भी दिखाई देती है और इसमें प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में उपयोग किया गया है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जायसी के नागमती वर्णन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं बिल्कुल उनके शब्दों को बकौल कोड करता हूं, आप ध्यान देना। शुक्ल ने नागमती वियोग वर्णन के बारे में कहा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। और वही पार्ट, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी इतने महत्वपूर्ण ब्लॉक को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए यह बेहद शानदार, या हम ये कहें कि बिल्कुल प्रामाणिक संस्था है जो कवि का जो सर्वश्रेष्ठ पार्ट है उसे हमारे सामने रखती है। तो आइएगा मित्रों, आप देखो जो आपकी 12th वाली बुक में इन्होंने
पार्ट रखा है जायसी के पद्मावत से, वो 12 मासा ही है। ये देखिएगा आप, जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती, नायिका कौन है? नागमती। नायक कौन है? रत्नसेन। तो नागमती के विरह वर्णन किया है कवि ने। शीत के अगहन, जो 12 महीने होते हैं उसमें शीत ऋतु में अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। यानी कि 12 महीने में सर्दी की ऋतु में जो 2 महीने आते हैं अगहन और पूस, उस माह में नायिका, जो नायक के बिना जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशप्त है, नायिका पर उस ऋतु में क्या प्रभाव है या नायिका को किस रूप में चित्रित किया गया है, वो हमें देखना है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे और काक, यानी भंवरे और काक के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। अब देखिए, नायिका का वियोग वर्णन आत्मविस्तार प्राप्त करके भंवरे और काक प्रकृति में मानवेतर प्राणियों तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। यह भी नागमती के वियोग वर्णन की एक अद्वितीय विशेषता है, जिसमें आत्मविस्तार का गुण है। आप ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार अभिव्यक्त करें। तो आप ध्यान देना, नागमती के विरह वर्णन में एक बेहद महत्वपूर्ण गुण है, वो है आत्मविस्तार, जो कि हमें दिखाई देता है। आगे देखिएगा आप, मूल भाव में क्या कहा गया है कि द्वितीय अंश में विरहणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका का विरह में शंख के समान हो गई है। अब देखिए, नायिका वियोग व्यथा में पीड़ित होकर शंख के समान हो गई है। अब इसे हम और कह सकते हैं, अगर यदि इसको थोड़ा क्लासिकल अंदाज में कहूं गुण के रूप में, तो ये ऊहात्मकता है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का उपयोग किया है, किंतु उन्होंने अपने विरह वर्णन को या नागमती के विरह वर्णन को मजाक की हद तक जाने से भी रोका है। माना कि ऊहात्मकता है, किंतु वो मजाक की हद तक पहुंच नहीं पाया है, यानी कि मजाक का विषय उन्होंने नहीं बनने दिया। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन कवि करता है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जाती है। और इस तरह से ये मूल भाव है नागमती के वियोग वर्णन में। हमने देखा है कि इस प्रसंग में कितने महीनों का, अब जो महत्वपूर्ण बात है उसे मैं संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। ये तो एनसीईआरटी ने बताया है, जो कि बाइबिल है, हम ऐसा कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में एनसीईआरटी से बढ़कर प्रामाणिक जानकारियां इतनी सारगर्भित, इतने अच्छे तरीके से कहीं और नहीं रखी गई है। इसलिए ये तो कहने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता कि कुछ और बताने का प्रयास करूंगा, किंतु एक भगीरथ प्रयत्न है, जो कहीं छोटा मोटा छूट गया है उसे यहीं पर डाल देता हूं, ताकि आप उसे समझने का प्रयास करें कि नागमती का विरह वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रथम विशेषता नागमती के विरह वर्णन में क्या दिखाई देती है
कि नागमती को जायसी ने एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में उसका वर्णन किया गया है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि अगर यदि जायसी उसे रानी के रूप में चित्रित करते तो उसके दुख से प्रभावित होने वालों की संख्या कम होती, किंतु एक साधारण नायिका के रूप में जब इसको चित्रित किया गया तो इसमें विषय विस्तार की क्षमता ज्यादा हो गई, जिसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि उनसे अपने हृदय की अनुभूतियों का साम्य स्थापित करने वालों की संख्या अधिक से अधिक हो गई। जन सामान्य ने उसके दुख से अपने दुख को जोड़ पाया, और इसको हिंदी साहित्य में या काव्य शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता, जो कि नागमती में जबरदस्त तरीके से पाई जाती है उनके विरह वर्णन में। साधारणीकरण किसे कहते हैं? अगर यदि एक लाइन में कहूं तो विशेष की अनुभूतियों का सर्वसामान्य की अनुभूति के रूप में बदल जाना, इसे साहित्यिक भाषा में साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। तो एक तो ये गुण है। दूसरा, हम जब नागमती का विरह वर्णन देखेंगे तो उस विरह वर्णन में मध्यकालीन नारी की दास्ता और विषम स्थितियों का सूक्ष्म चित्रण भी हमें दिखाई देगा। नागमती के विरह वर्णन में आत्मविस्तार का गुण भी दिखाई देता है। अभी मैंने बताया था, ए भोरे एक काग, पीयूषो कह संदेशड़ा, ए भोरा एक काग। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि इस विरह वर्णन में और क्या विशेष बात है। तो इसमें प्रकृति वियोग व्यथा में दग्ध नायिका के साथ खुद भी व्यथित या दुखी होते हुए दिखाई देती है। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नायिका का जो या नागमती का जो विरह है वो केवल उसकी व्यक्तिगत संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो जीवन के लोक व्यवहार और अपने निर्धारित कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। वो अपने निर्धारित कर्तव्यों से विमुख नहीं होती। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नागमती का जो विरह वर्णन है वो गार्हस्थ्यिक रूप में दिखाई देता है। वो अपनी गृहस्थी से संबंधित अपने नियत व निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हुए दिखाई देती है। उसमें प्रतिबद्धता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, जिसे कि हम अभी देखेंगे। और आप अभी से ये देखिएगा, 12 मासा का वर्णन है। तो ये जो प्रथम मेरा पार्ट है ये आपके विषय वस्तु के परिचय और लेखक के परिचय से संबंधित रहा है। अब जो 12 मासा मूल आपके दिया हुआ है, अगहन के महीने का, पूस के महीने का वर्णन, और इसी तरीके से हम जब आगे जाएंगे तो माघ के महीने में नायिका पर क्या प्रभाव रहा है और फागुन के महीने में नायिका पर क्या प्रभाव रहा है। इस तरह से ये जो 4 पद हैं ये मैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी सेकंड पार्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप इन जानकारियों को ध्यान में रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।